बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर है ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने इस पेपर के फर्स्ट 60 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 61 से 70 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 61 नंबर पे जो MCQ है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ f of x इज़ इक्वल टू 1/x² - 3x + 2, ये हमें एक रैशनल फंक्शन दिया गया है। देन रेंज ऑफ f इज़, हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए है r सेट ऑफ रियल नंबर, ऑप्शन बी है सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 और 2 को, ऑप्शन सी है r और ऊपर है पॉजिटिव साइन, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसकी ऑप्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जो फंक्शन दिया गया है इसके साथ हम दो बात कर लेते हैं। फंक्शन कुछ इस तरह से है 1/x² - 3x + 2। अगर डिनोमिनेटर में मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो ये होगा -2x - x + 2 और 1/, यहाँ से कॉमन आ गया x -2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया x -2, और इसके बाद 1/x -2 कॉमन आ जाएगा और ये x -1। तो ये है जी आपका f of x। अब चूँकि स्टेटमेंट में उसने हमसे रेंज पूछी है, लेकिन हम रेंज को डिस्कस करने से पहले इसकी डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में बात की जाए तो डोमेन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, a set of points at which a function gives real value। तो डोमेन एक्चुअली वो सेट ऑफ पॉइंट्स होती है जिस पे कोई फंक्शन हमें रियल आंसर देता है, रियल वैल्यूज देता है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रेंज को। रेंज क्या होती है? रेंज को भी हम आसान अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी फंक्शन की रेंज से मुराद ये है कि उसके कौन कौन से पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, उसकी कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। और ये जो दो टॉपिक हैं, डोमेन और रेंज, इन दोनों टॉपिक्स पे मेरे दो सेपरेटली लेक्चर्स हैं, उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फंक्शन पे वापस। फंक्शन हमारा ये था गिवन, उसको मैंने फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर में उसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। सबसे पहले मैं इसकी डोमेन फाइंड करूँगा, और डोमेन एक्चुअली क्या है? डोमेन उस सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं जिस पर कोई फंक्शन हमें रियल आंसर देता है। अब ये जो रैशनल फंक्शन हमें दिया गया है इसकी डोमेन फाइंड करना बहुत आसान है। आपने सिर्फ वो वाले पॉइंट्स देखने हैं जिस पे ये फंक्शन, दो बातें हैं यहाँ पे डोमेन के लिए। एक तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। किसी भी फंक्शन की जब आप डोमेन फाइंड करते हैं ना, तो उसमें आपने इन दो बातों का ख्याल रखना है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए फंक्शन और कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा या कम्प्लेक्स वैल्यू देगा, वो फिर हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा वो पॉइंट, क्योंकि डोमेन हमें ये कहती है कि इसमें वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिसमें फंक्शन हमें रियल आंसर देगा। अब आप इस फंक्शन पे अगर गौर करें तो डिनोमिनेटर में हमें इजीली पता चल रहा है, ये है x - 2 और ये है x - 1। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूँगा, 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो फिर इधर 0 हो जाएगा,
और 0 इंटू समथिंग 0, 1/0 अनडिफाइंड, इस पे भी अनडिफाइंड है। और तमाम रियल नंबर्स पे ये फंक्शन ना तो अनडिफाइंड होगा ना कम्प्लेक्स होगा। कम्प्लेक्स तो यहाँ पे होना ही नहीं ना, क्योंकि कम्प्लेक्स वाली कंडीशन तब बनने की पॉसिबिलिटी होती है जब हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो ये तो बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अनडिफाइंड की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने देख लिया है कि ये 1 और 2 सिर्फ ये दो वो नंबर्स हैं जिन पे ये फंक्शन हमें अनडिफाइंड आंसर दे रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे ना, डोमेन ऑफ एफ, तो फिर आर में से हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, ये वाले दो पॉइंट्स जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तमाम रियल नंबर्स पे ये फंक्शन हमें रियल वैल्यू देगा, रियल आंसर देगा हमें। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स में से हम अगर माइनस कर दें 1 और 2 को। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज मैंने अभी आपको बताया वो क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स, कि कोई भी फंक्शन हमें कौन कौन से आंसर्स दे सकता है उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब इसी फंक्शन कि अगर हम रेंज की बात करें तो इसमें हमने देख लिया है कि इस फंक्शन में हम 1 और 2 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारी डोमेन से ही बाहर निकल गए हैं। तो इसलिए रेंज जो है वो डिपेंड कर रही होती है डोमेन पे, क्योंकि डोमेन में जो वैल्यूज़ है ना वही हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं और वही फिर उस फंक्शन की रेंज का तयन करते हैं। तो ये जो 1 और 2 हैं ये तो हम इसमें पुट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इनके अलावा अगर मैं इनमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ इसी फंक्शन में, आपने गौर करना है, इसमें अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूं इस फंक्शन में, तो 0 पुट करने से क्या बनेगा, -2 इंटू -1, तो आंसर आ गया 1/2। ये एक पॉजिटिव नंबर है। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अब मैं अगर x की जगह पे 3 पुट करता हूं, क्योंकि 1 और 2 तो नहीं ना करने, जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, 3 - 2 1 इंटू 3 - 1 2, अगेन आंसर 1/2। तो इससे हमें यह पता चल गया है कि 0 पे, 3 पे और इससे ग्रेटर वैल्यूज़ पे ये फंक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, पॉजिटिव रियल नंबर देगा। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव नंबर्स की। लेट्स सपोज अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, -1 और -2 -3, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 इंटू -1 -2, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/6 आएगा। अगेन एक पॉजिटिव रियल नंबर बन गया। इसी तरह से एक वैल्यू पे हम और चेक कर लेते हैं, x = -2, तो -2 - 4 इंटू -2 - 1 -3, आंसर इज 1/12। तो आप देख रहे हैं कि चाहे हम नेगेटिव नंबर पुट कर दें, चाहे पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1 और 2 पुट करें, हमें हमेशा क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ रियल नंबर, और ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो MCQ नंबर 61 था, इसमें आपने देखा कि हमारे पास एक रैशनल फंक्शन था। वैसे तो उसने स्टेटमेंट में हमें सिर्फ रेंज पूछी है, लेकिन मैंने आपको डोमेन भी एक्सप्लेन कर दी है और रेंज भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर देखें यहाँ पे अगर उसने डोमेन पूछी होती तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना था, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ नंबर 61 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 62 को डिस्कस करते हैं। इसमें एक्चुअली हमें एक इंटीग्रल दिया गया है। इंटीग्रल क्या है, log of x dx। इसको हमने इवेल्युएट करना है। ऑप्शन हमारे पास 4 गिवन है। पहली ऑप्शन है x × log of x -1 + c, और दूसरी ऑप्शन है log of x + c, तीसरी ऑप्शन है x + c, और चौथी ऑप्शन है none of these। तो इसको इवेल्युएट करने से पहले यहाँ पे आप गौर करें अगर, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये है log of x, और लॉगरिथमिक फंक्शन की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इस पर्पज़ के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ तो एक फंक्शन है, तो आप देखें इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन है मेरे पास log of x dx, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हुए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन खुद से कंसीडर कर लूँगा 1,
और यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि हमने किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो मैं लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लूँगा, इस 1 को सेकंड फंक्शन लूँगा। और यहाँ पे आप एक और बात याद रखें कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए एक फंक्शन आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा कोई भी फंक्शन है, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपने लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये बात याद रखनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स माइनस फार्मूले वाला साइन ऑफ इंटीग्रल, यही इंटीग्रेशन यहाँ पे रिपीट करेंगे हम। और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये log ऑफ x है और log ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगा 1/x और ये dx। अब ये x से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे क्या रह गया x log ऑफ x माइनस ये 1 dx। x log ऑफ x तो वैसे ही चलेगा और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो ये बनेगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से फिर कौन सी इसकी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए। तो ये 62 नंबर पे जो MCQ है ये सिंपल सा MCQ था जिसमें उसने हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ था जिसको हमने एवेल्युएट किया है और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 62 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 63 को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन है और इसको हमने एवेल्युएट करना है। इंटीग्रल क्या है? 1 माइनस साइन 2x ओवर कोस 2x और ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहली ऑप्शन है log ऑफ साइन x प्लस कोस x प्लस c, दूसरी ऑप्शन है log ऑफ साइन x माइनस कोस x प्लस c और तीसरी ऑप्शन है log ऑफ कोस x माइनस साइन x प्लस c और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। देखने में तो ये सिंपल सा इंटीग्रल है लेकिन इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ये आपने गौर से समझना है। इंटीग्रल मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन 2x ओवर कोस 2x dx। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि किसी भी इंटीग्रल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शंस गिवन है इसको माइंड में रखते हुए इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है ना। और उसके बाद ये जो साइन 2x है इस पर अब मैं लगाऊंगा हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? 2 साइन x कोस x डिवाइडेड बाय ये जो कोस 2x है इस पर भी मैं हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा। कोस 2x का हाफ एंगल फार्मूला क्या है? कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए अभी मैंने इसकी इंटीग्रेशन नहीं की, अभी मैंने सिर्फ इंटीग्रल पे ही थोड़ा सा काम किया क्योंकि मैंने इसको इंटीग्रेट करना है इन ऑप्शंस के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसलिए ये आपने ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर पे देखिए फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल का स्क्वायर। और नीचे कौन सा फार्मूला बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिखेंगे कोस x प्लस साइन x इंटू कोस x माइनस साइन x और ये इंटीग्रल का साइन वैसे ही आ गया। अब आप यहाँ पे देखें ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, कोस x माइनस साइन x। बाकी हमारे पास क्या रहेगा? ऊपर पावर अब 1 रह जाएगी, कोस x माइनस साइन x ओवर नीचे क्या पड़ा हुआ है? कोस x प्लस साइन x। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें थोड़ा सा तो नीचे पड़ा हुआ है कोस x प्लस साइन x। अगर मैं बात करूँ इस कोस x की तो कोस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? माइनस साइन x। तो वो ये ऊपर पड़ा हुआ है ये, और उसके बाद इसके साथ क्या पड़ा हुआ है? साइन x। और साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? कोस x। और आगे एंगल का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर में सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम उसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं? log ऑफ
जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो आ जाता है प्लस सी। फार्मूला एक्चुअली ये है एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने इसको इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ log इंटू साइन एक्स प्लस कोज एक्स प्लस सी। यहाँ पे कोज पहले लिखा हुआ है, साइन बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इस तरह लिख ले log ऑफ साइन एक्स प्लस कोज एक्स प्लस सी। तो ये फिर MCQ नंबर 63 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन था उसको हमने इवेल्युएट किया है और उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस इंटीग्रल को किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो इंटीग्रेट तो हो जाएगा लेकिन उसका आंसर कुछ और आएगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है ताकि हमारे पास जो आंसर आए वो इन ऑप्शन में से किसी को मैच करता हो, इसलिए हमने इसको इस मेथड से इंटीग्रेट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 63 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम MCQ नंबर 64 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है ये है जी, पहले नंबर पे 1/3a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 2/3a स्क्वायर और ऑप्शन नंबर सी है 4/3a स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो ऑप्शंस हैं ये स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो ये, क्योंकि स्टेटमेंट में तो उसने हमसे पूछी है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इसका साथ जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं इसमें तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं गिवन। तो इसलिए ये स्टेटमेंट असल में रॉन्ग है। स्टेटमेंट में उसने हमसे नॉर्मल इक्वेशन पूछी है और जो ऑप्शन उसने दी हैं वो एक्चुअली उसने जो पैराबोला का एरिया होता है उससे रिलेटेड दे दी हैं। तो अब हम इस ऑप्शन को डिस्कस करते हुए दोनों बातें करेंगे। मैं आपको पैराबोला की जो नॉर्मल इक्वेशन है वो किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी बता देता हूँ, और पैराबोला का हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेंजेंट इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे जो m है ये आपकी स्लोप है, ये आपको पता है, ये इक्वल होती है dy/dx के, और ये जो x1 और y1 है ये आपका पॉइंट है x1 और y1, जिस पॉइंट पे हम पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने लगे हैं। और उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ पैराबोला, वो होती है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। फ़र्क क्या होता है कि हम ये जो स्लोप है ना उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं ना, तो इस पर्पज़ के लिए हम इसमें ये चेंजिंग करते हैं। तो देखिए इस पर्पज़ के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और दूसरा स्लोप चाहिए। और पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन क्या है जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और साथ उसने कहा है लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है एक ऐसी कोड होती है जो फोकस से गुजरती है, उसको फोकल कोड कहते हैं और उसी को हम लेटेस्ट रेक्टम का नाम देते हैं। इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a, अगर पैराबोला की इक्वेशन ये है। अब ये जो x की वैल्यू है a, ये आप पुट करें इस इक्वेशन में, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह पे a पुट करेंगे, y स्क्वायर आपका आ गया 4a स्क्वायर। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 2a। तो यहाँ पे फिर आपके दो पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा a प्लस 2a और दूसरा पॉइंट बनेगा a माइनस 2a। तो मैं ये जो पहला जो पॉइंट है a 2a, इस पॉइंट में मैं इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर देता हूँ, दूसरे पे आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, और इस पर्पज़ के लिए मैं इस पैराबोला की जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x।
तो 2y पावर रूल लगेगा और y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 4a। राइट हैंड साइड को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा 4a/2y, 4a/2। तो चूंकि मैं अगर बात करूं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट में जो y की वैल्यू है वो क्या है 2a। तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास स्लोप क्या आ गई 1, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे इसकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो फाइंड करने लगा हूँ। तो हमारे पास dy/dx विच इज़ स्लोप वो क्या आई है 1। अब आप फार्मूला लगा दें, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1 क्या है, ये आपका x1 है, ये y1 है। y1 आपका है 2a माइनस 1/m क्या है स्लोप, वो हमारी क्या आई थी 1 इंटू x माइनस, और x1 क्या है a। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये है जी y माइनस 2a इक्वल्स टू, ये बाहर वाला माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस x और प्लस a। इन दोनों को उठा के इधर ले आए, y प्लस x, ये a इधर आके माइनस a होगा तो ये बन जाएगा -3a इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से आपने देखा कि आप पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, जो स्टेटमेंट में उसने हमसे चीज़ पूछी थी उसका रिजल्ट हमने ये निकाला है, क्योंकि ये 2 पॉइंट है ना, तो ये एक इक्वेशन आई है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू एक और इक्वेशन आएगी, जबकि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें तो हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन नहीं है। और इसलिए फिर हम इस पैराबोला की इक्वेशन को यूज़ करते हुए अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax, और इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका पैराबोला है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है फोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 अगर इक्वेशन ये है, और यहाँ पे मैं इसका लेटेस्ट रेक्टम ड्रा करता हूँ जो कि एक फोकल कोड होती है और फोकस से पास करती है। और एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिमिट आएगी 0 to a, क्योंकि ये वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, और ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। तो यहाँ से फिर हमारी लिमिट क्या आएगी 0 to a, और इसके बाद ये है y dx, और यहाँ पे y² गिवन है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे 4ax, और 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट x। अब आप इसमें पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दें, 0 to a y आया है 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट x dx। अब ये तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा 0 to a, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx, 2 स्क्वायर रूट a, इस पे लगेगा पावर रूल, पावर में 1 ऊपर भी ऐड करेंगे 1 नीचे भी, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, इधर भी 3/2, और यहाँ पे लिमिट आ गई 0 to a। ये 3/2 है, इसको जब हम बाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, और ये स्क्वायर रूट a। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 4/3, ये a की पावर है 1/2 और ये a की पावर है 3/2। जब आप इनको कंबाइन करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास a की पावर क्या आएगी 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पैराबोला की इक्वेशन और लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान ये जो हमारे पास स्पेस है, इसका हमने एरिया फाइंड किया है, वो क्या आया है 4/3a²। और अगर आप इस पूरे का फाइंड करना चाहते हैं एरिया, मतलब ये लोअर हाफ भी अगर इसमें शामिल कर दें, तो फिर क्या करेंगे, इस पर्पस के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये टोटल एरिया आ जाएगा। हाफ का एरिया कितना आया है 4/3a²। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो फिर वो एरिया कितना हो जाएगा 8/3a²। तो देखा ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन थी 4/3a², तो 4/3a² एक्चुअली अपर हाफ का एरिया है।
ये वाला जो एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर मैं पूरे की बात करूं तो वो एरिया होगा 8/3a²। तो इस तरह से अगर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाए तो आप उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एमसीक्यूज होता है जिसमें स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक आ जाए तो इसमें ये हमारे पास सहूलत है कि हम इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे तो वो उसे हमें मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर उसका फेवर कैंडिडेट को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 64 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 65 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सेंटर ऑफ स्फेयर की इक्वेशन दी गई है x² + y² + z² + 2x + 4y + 9z + 13 = 0 इज़ द पॉइंट। हमने इस स्फेयर का सेंटर फाइंड करना है। इसकी जो ए ऑप्शन है वो है जी -1, -2, -9/2। ऑप्शन बी है -1, -2, -9/2 और ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्फेयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर, इसको डिस्कस करते हैं। ये कुछ इस तरह से होती है, x - a² + y - b² + z - c² = r²। और यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर है इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये होगा r, और यहाँ पे अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो ये होगा a, b, c। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो हम पहले इस पे वर्किंग करके इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम इजीली इसका सेंटर फाइंड कर सकेंगे। तो मैं इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है जी x² + y² + z² + 2x + 4y + 9z + 13 = 0। तो यहाँ पे हम इस पे वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, x² को कंबाइन कर लेना है 2x के साथ, y² को 4y के साथ और z² को 9z के साथ। x² + 2x इनको कंबाइन कर लें, प्लस y² + 4y और z² + 9z, और ये जो +13 है ये वैसे ही रहेगा। अब हमने इन तीनों में स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, फार्मूला बनाना है। वो किस तरह से, ये देखें, ये है x² + 2x और यहाँ पे मैं क्या लगाऊं कि 2x बने वो 1 है, तो फिर 1 का स्क्वायर ही हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया। यही काम हमने यहाँ पे करना है। ये है जी y² + 2 अपने पास है, यहाँ से y आएगा। यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें कि 4y बने, वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर ही हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ से ये फार्मूला बन गया। इसी तरह से अगर हम इस पे काम करें तो ये होगा z² + 2 अपने पास है, यहाँ पे z। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूँ कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 9z बने, तो वो होगा 9/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 9z। और अब इसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 9/2 स्क्वायर। यहाँ से ये फार्मूला बन गया, और ये जो +13 है ये वैसे ही रहा। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास x + 1 का स्क्वायर। इस -1 को हम बाद में देखते हैं, पहले इसको लिखता हूँ मैं। ये बनेगा y + 2 होल का स्क्वायर, माइनस जो 2 का स्क्वायर है इसको भी बाद में डील करते हैं। पहले मैं ये लिखने लगा हूँ, ये है z + 9/2 होल का स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर -4 और ये -9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और ये +13 = 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये तो तीनों सेम वैसे ही चलेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। -1 - 4 -5 + 13 + 8 - 81/4 = 0। ये तो सेम चलेंगे। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -49/4 = 0। अब आप इसको राइट हैंड साइड पे ले आएँ। इसमें मैं थोड़ी सी अब चेंज करूँगा, ये आपने गौर करना। यहाँ पे ये है x और इस प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए मैं करूँगा -(-1)
होल का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है उसमें देखिए माइनस है तमाम स्क्वायर्स के अंदर। तो अब मैं माइनस यहाँ पे ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, प्लस वाई, इस प्लस को भी लिखेंगे माइनस इंटू -2 होल का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी ये काम करेंगे, z माइनस इंटू -9/2 होल का स्क्वायर। और ये जो -49/4 है इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 49/4। और इसको भी अगर मैं स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से लिखेंगे, ये लिखूंगा मैं 49 का स्क्वायर रूट और नीचे 2 और होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन के सेंटर की बात करूँ तो वो क्या होगा, -1 -2 इस इक्वेशन के मुताबिक और -9/2 ये इसका सेंटर है। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 49/2। तो यहाँ पे चूंकि हमें सिर्फ सेंटर रिक्वायर्ड था तो वो हमने क्या फाइंड किया है, -1, -2, -9/2। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए। और सिमिलरली इसी मेथड से आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है उसको यूज़ करते हुए इसका ना सिर्फ सेंटर बल्कि रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो MCQ नंबर 65 है इसमें एक्चुअली हमें जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है ये दी गई थी, हमने उसका सेंटर फाइंड करना था। तो वो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया और इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें सिर्फ सेंटर चाहिए था तो वो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 65 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 66 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारी स्टेटमेंट ये है कि x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² प्लस z² ओवर c² इज इक्वल टू 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे ये पूछा गया है कि ये किसकी इक्वेशन है। ऑप्शन हमारे पास है, पहली ऑप्शन पैराबोलाइड, दूसरी ऑप्शन है हाइपरबोलाइड, तीसरी ऑप्शन है एलिप्साइड और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स हैं ये हमारी 2D फिगर्स हैं, 2 डायमेंशंस में है। और अगर इन्हीं को हम कन्वर्ट कर दें 3D में, 3 डायमेंशन में, तो फिर हमारा जो पैराबोला है वो बन जाता है पैराबोलाइड, जो हाइपरबोला है वो बन जाता है हाइपरबोलाइड और जो एलिप्स है हमारी वो बन जाती है एलिप्साइड 3 डायमेंशन में आने के बाद। अब हम यहाँ पे इन तीनों की जो इक्वेशन हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है पैराबोलाइड, तो इसकी 2 इक्वेशंस होती हैं। एक है जी z² इज इक्वल टू x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² और दूसरी इसकी इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू y² ओवर b² माइनस x² ओवर a²। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरबोलाइड की। हाइपरबोलाइड, इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² माइनस z² ओवर c² इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी हाइपरबोलाइड की इक्वेशन है। और तीसरे नंबर में हमारे पास क्या गिवन है, एलिप्साइड। एलिप्साइड की जो इक्वेशन होती है ये होती है जी x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² प्लस z² ओवर c² इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास एलिप्साइड की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया है कि फिर ये जो इक्वेशन हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है ये किसकी है, एलिप्साइड की। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो पैराबोलाइड है, हाइपरबोलाइड है और एलिप्साइड है ये 3D फिगर हैं, 3 डायमेंशन में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो इनको वाइट बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूं जो आपको अभी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। ये पैराबोलाइड की शेप है, ये हाइपरबोलाइड की शेप है और ये एलिप्साइड की शेप है। तो MCQ नंबर 66 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी जो कि हमने देखा कि एलिप्साइड की इक्वेशन है और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 66 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 67 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है जी, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13,
कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है और आगे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। पहली ऑप्शन है G इज़ नॉट साइक्लिक, दूसरी ऑप्शन है G इज़ नॉन अबिलियन, और तीसरी ऑप्शन है G इज़ कम्यूटेटिव, और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चीज़ पर गौर करें कि ये जो 13 है जो कि गिवन ग्रुप का ऑर्डर है वो एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी के 2 फेमस रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट लिखता हूँ, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। देखें रिजल्ट ये कह रहा है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। और साइक्लिक ग्रुप आप जानते हैं ऐसा ग्रुप होता है जिसका हमें एक जनरेटर मिल जाए, और जनरेटर उस एलिमेंट को कहते हैं जिससे उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स जनरेट हो सकें। और इसके बाद एक और रिजल्ट है वो है जी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है ना वो अबिलियन भी होता है। अबिलियन का मतलब क्या है कि उसमें जो हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रुप के लिए तो 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करना ज़रूरी है। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे होल्ड करें, किसी एक बाइनरी ऑपरेशन जो कि डिफाइन होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर ये होल्ड करती हैं तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट को फिर ग्रुप का नाम देते हैं। और अगर उसी सेट पे 5वीं प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो फिर हम उसे अबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टेरिक बी इक्वल्स टू बी स्टेरिक ए। ये स्टेरिक यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है। और अब आप स्टेटमेंट पे गौर करें, उसमें हमें वो ये कह रहा है कि जी एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 13, और 13 एक प्राइम नंबर है। और ये जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो साइक्लिक होगा। पहला रिजल्ट हमें ये बताता है कि ये 13 ऑर्डर का जो ग्रुप है ये साइक्लिक होगा। उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या बताता है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन भी होता है। तो फिर ये जो 13 ऑर्डर का ग्रुप है जो कि पहले साइक्लिक था वो अब क्या है, अबिलियन भी है। अगर अबिलियन है तो फिर इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो फिर अब ये जो इसकी ऑप्शंस गिवन है, पहली ऑप्शन है जी इज़ नॉट साइक्लिक, तो ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमने अभी देखा है ये रिजल्ट है हमारे पास कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, जबकि ये तो कह रहा है कि साइक्लिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है जी इज़ नॉन अबिलियन, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने देखा है कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन भी होता है। फिर उसके बाद कौन सी ऑप्शन बचती है, तीसरी ऑप्शन विच इज़ जी इज़ कम्यूटेटिव। तो ये हमने देख लिया है कि हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, अबिलियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 67 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 68 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy equals to 0 is defined as an exact differential equation if, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास जो इस फॉर्म में पड़ी हुई है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, वो एग्जैक्ट होगी कब, जब इन चारों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कंडीशंस क्या हैं, पार्शियल m ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू पार्शियल n ओवर पार्शियल y। दूसरी कंडीशन है पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। और तीसरी कंडीशन है पार्शियल m ओवर पार्शियल x नॉट इक्वल्स टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। और डी नंबर पे जो ऑप्शन है वो है पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सबसे पहले तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आप जानते हैं एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो इसने कंडीशन दी है यहाँ पे कि इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0।
तो इस शक्ल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कब एग्जैक्ट होगी, इसमें आपने करना क्या है, ये जो m है इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब ये जो सिंबल है पार्शियल डेरिवेटिव का, इसको करली भी प्रोनाउंस करते हैं, करली कह लें या पार्शियल कह लें, एक ही बात है। और पार्शियल m ओवर पार्शियल y को हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, m के सबस्क्रिप्ट में y। इसका मतलब ये होगा कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद ये जो n है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। n का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल n ओवर पार्शियल x, और इसको सिंपली nx भी कह सकते हैं, x n के सबस्क्रिप्ट में आएगा, जिस तरह से हमने पार्शियल m ओवर पार्शियल y को my लिखा है। जब ये दोनों चीज़ें आप फाइंड कर लें और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, my इक्वल्स टू nx, या अगर मैं इसी सिंबल में रहने दूं तो फिर ये होगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होगी, एग्जैक्ट, देन इट इज एग्जैक्ट इक्वेशन। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है इसमें कौन सी ऑप्शन इसको मैच कर रही है इस कंडीशन को, ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। यहाँ पे मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम किसी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है। लेट्स सपोज मैं इक्वेशन ले रहा हूँ 3x² प्लस 2dx प्लस x³ प्लस y dy इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको मैंने चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं ये ले लेता हूँ जो dx के साथ है, ये क्या होता है, ये m इसको कहते हैं, m इक्वल्स टू 3x² प्लस 2, और ये जो dy के साथ टर्म पड़ी है ये क्या होती है, इसको हम n कहते हैं, x³ प्लस y। अब देखिए यहाँ पे हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो अदर वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट बन जाते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो x अब एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये फिर हमारे पास क्या आएगा, 3x² और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, और 2 चूँकि कॉन्स्टेंट है ये 0, तो यहाँ से हमारे पास my क्या आ गया, 3x², मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आया है, 3x²। अब हमने n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो x³ पे तो लगेगा पावर रूल, 3x² और y चूँकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से देखिए nx क्या आया है, 3x²। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रही है, दोनों इक्वल हैं। एज my इज इक्वल टू nx, सो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। बात क्लियर हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 68 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 69 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है जी द डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है 1 प्लस y डैश का स्क्वायर और होल की पावर 1/2 इज इक्वल टू y डबल डैश हैज़ द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने उसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है, जबकि हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है 2,1, 2,2, 1,2 और नन ऑफ दीज। अब ये जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रीफली देख लेते हैं। ये जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये एक्चुअली होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और ये जो डिग्री होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये होती है जी पावर ऑफ हाईएस्ट
डेरिवेटिव, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल की पावर 1/2 इक्वल्स टू वाई डबल डैश। इसकी जो कि हमने डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। ये ऊपर पावर है 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वेयरिंग 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल की पावर है 1/2, और ये हमने स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डबल डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ये देखें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है ना, सेकंड डेरिवेटिव है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। उसके बाद अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, तो डिग्री एक्चुअली क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या था? सेकंड डेरिवेटिव। उसकी पावर कितनी है? 2। इट मीन्स इसकी डिग्री भी 2 होगी। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारे पास गिवन है 2,2। तो एमसीक्यू नंबर 69 सिंपल सा एमसीक्यू था। इसमें हमें उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी जिसका हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना था, और हम ये जानते हैं ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने देखा कि इसका ऑर्डर भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फिर ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 69 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच इज एमसीक्यू नंबर 70। इसकी स्टेटमेंट में भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ऑप्शन में हमारे पास गिवन है एग्जैक्ट, होमोजेनियस, कॉशी और नन ऑफ दीज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बताना है कि ये इन चारों में से क्या है। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास एग्जैक्ट, ये हम अभी प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस करके आए हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन कब होती है? जब पार्शल m ओवर पार्शल y इक्वल आ जाए पार्शल n ओवर पार्शल x। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख के चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूं तो ये आपका बनेगा 9x³ प्लस y³ dy इक्वल्स टू x² प्लस xy प्लस 9y dx। इसको उठा के उधर ले जाएं, ये होगा x² प्लस xy प्लस 9y dx। ये टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी ना, माइनस 9x³ प्लस y³ dy इक्वल्स टू 0। ये अब आपका m है, x² प्लस xy प्लस 9y, और ये n है, माइनस 9x³ माइनस y³। अब हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। my इक्वल्स टू x अब कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये हम करेंगे x y का 1 और इधर भी y का 1। तो यहाँ पे हमारे पास my क्या आ गया? x प्लस 9। अब हम n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, nx, तो इस पे लगेगा पावर रूल 27x² और माइनस y, चूँकि यहाँ पे अब कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0। तो हमारे पास nx क्या आ गया? माइनस 27x²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं my इक्वल नहीं आया nx के, सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट तो नहीं है। उसके बाद है होमोजीनियस। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है? जब उसकी हर टर्म की जो पावर है वो सेम हो। जबकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसमें देखें पहली टर्म की पावर कितनी है? 2। इस टर्म की पावर कितनी है? इसमें अब दोनों में कंबाइन करना हमने, x की पावर 1 y की पावर 1 कंबाइन होकर 2 हो गई, और ये जो टर्म है इसमें y की पावर 1 है। इसका मतलब है ये होमोजीनियस तो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको होमोजीनियस इक्वेशन की एक एग्जांपल लिख देता हूँ, dy ओवर dx इक्वल्स टू xy प्लस x² प्लस 2y² ओवर 3x² प्लस xy। तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हर टर्म की पावर सेम है।
एक्स वाई, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 कंबाइन करके इस टर्म की पावर बन गई 2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, सिमिलरली इसकी पावर भी 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनस कहते हैं, जबकि ये तो होमोजेनस नहीं है, इसमें पावर तमाम टर्म्स की सेम नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर ये जो सी ऑप्शन है कॉशी इक्वेशन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। कॉशी इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में लिखता हूँ, ये होती है जी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में जो गिवन है एग्जैक्ट होमोजीनियस कॉशी, इनमें से तो ये इक्वेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हमने देख लिया, ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, होमोजीनियस भी नहीं है और ये कॉशी भी नहीं है, क्योंकि कॉशी इक्वेशन तो ये है। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 70 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यू नंबर 61 से लेकर 70 तक सोल्व किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।